अथी वेटिंग डाल दिया था, बनाए बेटा। हेलो। यस सर। बनाए थे, बन रहा था। यस सर। डाउट है क्या? ये सारा हो गया? डाउट है? दीजिए, क्या डाउट है? क्या डाउट है, बोलिए ना। एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज में कौन कौन? आप लोग को, ऑनलाइन वाले लोग को डाउट है तो कुछ बताइएगा। बनाए दिए थे ना बेटा रिलेशन। एक्सरसाइज में कौन सा बोल रहे हैं? 2। चलिए, एक्सरसाइज में पहला नंबर 2, एक 2 और उसके बाद 21 और 22, ठीक है। और किसी को एमसीक्यू में, ठीक है। और आप लोग को ऑनलाइन वाले को किन्हीं को कोई डाउट? नो सर। सारा बन जा रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन है, लिखिए। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए बराबर, फ्रॉम सेट ए बराबर 2 3 4 5 टू सेट बी, टू सेट बी बराबर इसका एलिमेंट है 3 6 7 10, इसका है 2 3, ए का एलिमेंट है 2 3 4 5 और बी का है 3 6 7 10। आई फॉलोज x, y belongs to R such that x is relatively prime to y, x is relatively prime to y. Express R as the set of ordered pair and determine its domain and range. Express R as the set of ordered pair and determines its domain and range. And determine its domain and range. रिलेटिवली प्राइम का मतलब को प्राइम होता है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम। आप पहले समझ लो, एक रिलेशन आर बनाना, आर रिलेशन बन रहा है किससे? ए टू बी, तो सबसे पहले आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसका मतलब आर का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होगा। आर का एलिमेंट क्या है? एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई है आर का एलिमेंट, तो ये गारंटेड है एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से और वाई भी बिलोंग करेगा सेट बी से। लेकिन सेट ए का कौन सा एलिमेंट एक्स होगा और कौन सा एलिमेंट वाई होगा, वो बताएगा कौन? जो एक्स वाई इस कंडीशन ऑफ रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जो एक्स वाई इस कंडीशन ऑफ रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। गलवा फंस गया है, ऐसा का है? ठंडा ठंडा इससे लग रहा है। तो कंडीशन ऑफ रिलेशन क्या है अपने पास? देखिए, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, मतलब x और y को प्राइम होना चाहिए। तो दो नंबर को प्राइम तभी होता है, ठीक है, मतलब दो नेचुरल नंबर की बात होती है। यहाँ पे प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का शकल का होता है। तो दो नेचुरल नंबर को प्राइम तभी होगा जब वो दोनों का HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाए? 1, ठीक है ना। को प्राइम हम बेसिक क्लास में भी बताए थे, को प्राइम मतलब रिलेटिवली प्राइम।
वो क्या होता है बेटा, दोनों का एसीएफ 1 हो जाएगा। मतलब आपको x और y का एसीएफ क्या आना चाहिए बताइए बेटा, 1। तो x और y का एसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर x मानते हैं 2 लेते हैं आप, ठीक है, तो 2 के साथ y 3 जा सकता है कि नहीं। 2 और 3 का एसीएफ देख लीजिए, 2 और 3 का एसीएफ, एसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 को आप लिखेंगे 2 into 1 और 3 को लिखेंगे 3 into 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब r का पहला एलिमेंट x तो 2 बन जाएगा और y 3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा फिर देखिए y 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि 2 into 1 और 6 को 3 into 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 दिख गया। एसीएफ 1 आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना। तो 2 के साथ 6 नहीं जाएगा, 2 के साथ 7 जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 2 के साथ 10 नहीं जाएगा, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 दिख जाएगा। अब x अगर 3 लिया जाए तो 3 के साथ 3 जाएगा क्या, 3 के साथ 3 नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 दिख जाएगा। 3 के साथ 6 जाएगा, नहीं जाएगा। 3 के साथ 7 जाएगा, हाँ जाएगा। तो 3 और 7 का एसीएफ 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसका जिसका एसीएफ 1 होगा वही क्लब होगा। 3 और 10 जाएगा क्या, 3 और 10, 3 और 10 जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही दिख रहा है। अब हम x 4 लेके देखते हैं, तो 4 और 3 जाएगा क्या, 4 और 3 जाएगा, 4 और 3 जाएगा ना, क्योंकि 4 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 4 और 6 जाएगा, नहीं जाएगा। 4 और 7 बेटा जाएगा, और 4 और 10 नहीं जाएगा। 5 3 जाएगा, 5 6 जाएगा, 5 7, 5 10 तो नहीं जाएगा। ये बन गया, बताओ बन गया ये वाला, बोलो। आ गया, बोलो। सही है। अब डोमेन ऑफ आर लिख लो। सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट इमेज, प्री इमेज बना, बताओ। 2 3 4 5 सब बन गया। तो डोमेन ऑफ आर हो गया 2 3 4 5। सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट इमेज बना, बताओ, रेंज ऑफ आर। सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट इमेज बना, बताओ। 3 3 बना, 6 बना था, हाँ 7 बना था, 10 सब बन गया। तो 3 6 7 10 क्लियर है, बोलो। क्यों नहीं बना था, दो बोलो। हाँ, रिलेटिव प्राइम का मतलब को प्राइम, मतलब दोनों का एसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद बोला कौन सा बेटा, है 20 21 21 और 22 है 8 नंबर। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या होगा, ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। चलो ये भी बता ही देते हैं। हर एक क्रॉस बी का सबसेट, हर एक क्रॉस बी का सबसेट क्या एक रिलेशन होगा। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इटसेल्फ ए रिलेशन होगा, बताओ। अगर आपने रिलेशन बनाया फ्रॉम ए टू बी, अगर रिलेशन आपने बनाया ए टू बी, तो आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा, बताओ, लिखो नोट में। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। हेलो, हाँ बोलो।
हेलो, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ बोलो, हाँ अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ लिखो 66 0083। हाँ हाँ ले लो सब पेपर ऊपर। ठीक। देखिए, लिखिए क्या लिख रहे थे, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इटसेल्फ ए रिलेशन, इज इटसेल्फ ए रिलेशन। तो आपको लगता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पूछा गया तो इसका मतलब आपके पास जितना सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, और सबसेट का तरीका जानते हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये छूट कैसे गया था थ्योरी में? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा क्या बताइए, बोलिए बोलिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा क्या? इफ एन ए बराबर पी, इफ एन ए बराबर पी, एन बी बराबर क्यू, तो एन ए क्रॉस बी कितना होता है बताओ, पी इंटू क्यू, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा बताओ, दैट इज 2 पे पावर पी क्यू हो जाएगा, बोलो होगा या नहीं होगा? तो 1 नंबर तो बन जाएगा, बोलो। अब तो 1 नंबर बन जाना चाहिए। ए में एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट है, ए बराबर है 1 2 1 2 और बी बराबर है 3 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सर 16। हाँ सही है, फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा, सही है, कितना आ जाएगा, 2 पे पावर एन ए क्रॉस बी, हाँ सही है, 2 पे पावर 2 इंटू 2 दैट इज 2 पे पावर 4, 16 आ जाएगा, बोलो बेटा। यस सर। अब आपने बोला है 21 और 22, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। आसान टॉपिक है ना, आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, समझ रहा था ना? लास्ट में सिर्फ रिलेशन में सर वो हो जाता है, दिक्कत हो जाता है सर, लास्ट में नहीं बन पाता है। पूछो ना, पूछो ना, हम तो बोल रहे हैं पूछने के लिए, पूछ ही नहीं रहा। जो पूछ रहा है बता ही रहे हैं तुमको, 21 22 पूछा है वो बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन है ना। क्या कर रहा है, लिखो, क्वेश्चन लिखना है ना। फॉर ए रिलेशन R1 डिफाइंड ऑन R, R का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, R मतलब है रियल नंबर। R1 एक रिलेशन है जो डिफाइंड किसके लिए बताओ, रियल के लिए, R1 का मतलब हो गया रियल। तो R1 जो है सबसेट होगा किसका, रियल क्रॉस रियल का, तो R1 का जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका दोनों कंपोनेंट क्या होगा, रियल होगा, ठीक है ना। बाय द रूल, बाय द रूल
रूल क्या कहता है, कंडीशन ऑफ रिलेशन दिया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1। अब ए कॉमा बी R1 का तो एलिमेंट होगा। अब यहां से बताओ ए का नेचर क्या होगा, रियल होगा, बी का नेचर रियल होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन हम क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, रियल टू रियल क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना बात? तो रियल क्रॉस रियल का सबसेट होगा। तो इसका मतलब इसका पहला कंपोनेंट ए भी रियल होगा और बी भी रियल होगा। बट ए और बी कौन सा रियल ए और बी बनेगा, वो कंडीशन बताएगा। ए और बी के बीच कंडीशन क्या है, सच दैट 1 + AB ग्रेटर देन 0। मतलब जिस दो रियल नंबर का प्रोडक्ट, जिस भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट को अगर 1 से जोड़ा जाए और अगर पॉजिटिव आता है तो वो दोनों रियल नंबर ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर देगा किसके लिए, R1 के। अच्छा अगर मान लेते हैं ए का वैल्यू 2 ले लो, बी का वैल्यू -3 ले लो, तो क्या 2 - 3 क्लब होगा क्या? नहीं क्लब होगा। 2 और -3 इसलिए क्लब नहीं होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6, और 1 से जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा। लेकिन 2 3 लेंगे तो क्लब हो जाएगा, -½ और -1/3 लो क्लब हो जाएगा, -½ और 1/3 लो क्लब हो जाएगा ना। -½ 1/3 क्या हो जाएगा, 1 - 1/6 5/6 पॉजिटिव आ जाएगा। तो चलो ठीक है, इस डिफिनीशन को जो ए बी फॉलो करेगा वही ए बी R1 का एलिमेंट होगा। तो पहला सवाल इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट फर्स्ट, यही प्रूफ करना होगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। पहला तो यही प्रूफ करना होगा, यही है ना पहला प्रूफ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। नहीं है पहला ही ना प्रूफ करना, नहीं एक ही को सवाल है इसमें, ए कॉमा A1 नहीं है, ये खाली थर्ड वाला कंडीशन दिया। चलो क्या प्रूफ करना है देखो, ये कह रहा है, क्वेश्चन सुनो, ये कह रहा है, ये तो हो भी करेगा लेकिन ये नहीं प्रूफ करना है, ठीक है। देखो सवाल कर रहा है, आगे लिखो, प्रूफ दैट ए बी बिलोंग्स टू R1, प्रूफ दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू R1, ए बी बिलोंग्स टू R1 and BC belongs to R1। कह रहा है कि अगर ए भी R1 का एलिमेंट है और BC भी R1 का एलिमेंट है, implies to AC belongs to R1 is not true for all ABC। मतलब कह रहा है कि हर एक ABC के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ, क्या गिवन है बताओ। इसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसको एग्जाम्पल लेके दिखाना पड़ेगा। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके दिखा दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके दिखा दो। गिवन क्या है बताओ, ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल से, ये तो गिवन है। और क्या गिवन है, गिवन है ए बी बिलोंग्स टू R1 implies to 1 + AB ग्रेटर देन 0, ऐसा ये गिवन है। तो तुम ऐसा ले लो, लेट ए बराबर ले लो 1/2 ले लो, और बी बराबर ले लो a - 1/2 ले लो, है ना, और बी बराबर ले लो 1/3, यही ले लो ना। क्या ये फुलफिल कर रहा है? देखो तो ए बी का प्रोडक्ट क्या रहा है, -1/6, 1 - AB, ठीक है, 1 - AB, ठीक है। 1 - AB, एक काम करते हैं, ऐसा वैल्यू में तो आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा ना, इसमें तो आ जाएगा। ए बी ग्रेटर देन 1 + AB ना, हाँ 1 + AB क्या रहा, 1 - 1/6 5/6 ग्रेटर 0 आ रहा है, बताओ ये तो सही है। अच्छा B, C बिलोंग्स टू R1, B, C बिलोंग्स टू R1, दैट इज 1 + BC ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे B तो तुम 1/3 लोगे और C का वैल्यू तुम ले लो -7, C का वैल्यू 7 ले लो, 7 ले लो, C का वैल्यू 7 ले लो, C का वैल्यू 7 ले लो, क्या दिक्कत है। B का वैल्यू तो 1/3 लोगे,
और सी का वैल्यू ले लो 7, तो ठीक है ना। ये बीसी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा, 7/3, ठीक है, बोलो आएगा ना। अच्छा, और 1 प्लस बीसी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस 7/3 0 से बड़ा हो जाएगा। अब आप ए कॉमा सी का प्रोडक्ट लिख लो, ए का वैल्यू कितना आ जाए, -1 बाई कितना लिया था बताओ, 2, और सी का वैल्यू कितना लिया 7। ए कॉमा ए इंटू सी कितना आ रहा है, -7/2। 1 प्लस ए सी कितना आ रहा है, 1 - 7/2, लेस देन 0 आ रहा है क्या बताओ। तो हो गया प्रूफ कि ऐसा हर एक रियल के लिए नहीं होगा। कोई एक भी एग्जांपल लेके दिखाना पड़ेगा इसमें, कोई भी आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल ले लो जो दोनों कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है और क्या है, ये भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसको फुलफिल नहीं कर रहा। 1 प्लस AC ग्रेटर देन 0 नहीं दिखेगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, समझ लो। तो हो गया ना प्रूफ कि ये हर एक रियल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं, कुछ हो डाल सकता है। हाँ क्या, हाँ ये तो देखो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा ना, देखो यहाँ से देखो क्या रहा, ये अगर 1 प्लस AB ग्रेटर 0 ले रहे थे, AB ग्रेटर -1, AB ग्रेटर -1 का मतलब है AB का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, AB का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में होगा तो -1 से 0 के बीच होगा, नेगेटिव में होगा तो -1 से क्या होगा 0, और -1 से 0 के बीच जो भी होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, तो A और B को दो को फ्रैक्शन मान सकते हो। और दूसरा केस क्या आएगा, ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो, एक से बड़ा वाला वैल्यू ले सकते हो, यहाँ भी उसी तरह से। तो इसलिए कोई भी एग्जांपल लेके डाल के देखिए, ठीक है। इसमें बात ही बनाना है, मतलब कभी कभी ऐसा होगा ना कि मतलब आपको क्या दिखाना है कि हर एक रियल के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, तो हर एक रियल के लिए ट्रू नहीं है, तो हमने तो देख लिया ए का वैल्यू क्या लिया -1, बी का वैल्यू क्या लिया था बताओ 1/3, और सी का वैल्यू लिया 7, तो कहाँ ट्रू बन रहा है, ए रिलेटेड बी से है, बी कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा, तुम देख लो 2-3 ले लो ना, 3-4 ले लो, हाँ तो हो जाएगा। इसलिए बोला कि ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। क्या लिखा है बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, AC बिलोंग्स टू R इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ABC, मतलब हमेशा नहीं होगा ऐसा, कभी कभी तो हो ही जाएगा, 2-3 ले लो, 2-3-4 ले लो तो ट्रू नहीं हो रहा है। हाँ फ्रैक्शन में भी ले लोगे तो बन जाएगा, बहुत सारा फ्रैक्शन के लिए भी बन जाएगा, समझ रहा। 22 नंबर देख लो, क्लियर है बेटा, बोलो। Yes, sir. 22 नंबर देखो, अरे कोई भी एग्जांपल अपने से भी लेके देख सकते हो बेटा, MCQ में क्या गो डाउट है, एगो बहुत कम डाउट है तुमको, तो फंक्शन स्टार्ट कर देंगे है ना, फंक्शन बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, मिटा दें इसको, चलो हो गया, मिटा दें। हाँ देखिए सवाल है, लेट R बी द रिलेशन ऑन N क्रॉस N, लेट R बी द रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 22, रिलेशन ऑन N क्रॉस N, N क्रॉस N नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल, डिफाइंड बाय AB रिलेटेड टू CD, A, B रिलेटेड टू CD, C, D। अब देखो यहाँ पे जो है ना, पहले जो एलिमेंट लेते थे, दो एलिमेंट जो लेते थे ना, सिंगल सिंगल आइटम था, अब यहाँ दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लेना है, मतलब ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर CD, तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे देखो ए बी रिलेटेड टू CD। अच्छा और है इंप्लाइज टू, ऐसा कब होगा, ए बी रिलेटेड टू CD, मतलब ये पहला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे से कब रिलेट होगा, ये कंडीशन दिया है A प्लस D बराबर B प्लस C, है ना, और ऐसा होगा फॉर ऑल A, B एंड C, D बिलोंग्स टू N क्रॉस N। ये कह रहा है, सुनना बढ़िया, सवाल को समझना,
रिलेशन क्रिएट करना है n क्रॉस n के लिए, रिलेशन क्रिएट करना है किसके लिए, n क्रॉस n के लिए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है n क्रॉस a को खुद एक सेट मान लो ना, a भी तो मान सकते हो, इसको एक सेट मान सकते हो ना a, ठीक है। तो r क्रिएट हो रहा है a क्रॉस a के लिए, r क्रिएट हो रहा है a क्रॉस a के लिए, मतलब ये पहला ऑर्डर्ड पेयर भी n क्रॉस n से आएगा और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी n क्रॉस n से आएगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रखा गया ना सेट ए का, जो सेट ए का एलिमेंट रखा गया वो किस में लिखा गया, ऑर्डर्ड पेयर में रखा गया, क्योंकि सेट ए क्या है, दो सेट का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। तो यहां से देखो, ध्यान से सुनना, अब कहता क्या है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, आर का एलिमेंट हो जाएगा, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट हो जाएगा। ऐसा कब, जब a प्लस डी बराबर b प्लस सी। तो देखो यहाँ पे चार एलिमेंट है, ये फर्स्ट पोजीशन वाला, अरे यार कहाँ मिटक जाता है, ये देखो ये फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है ना, फर्स्ट वाला और चौथा वाला का सम अगर दूसरा और तीसरा के बराबर आता है, ये पहला पोजीशन पे, ये चौथा पोजीशन पे है और ये दूसरा और तीसरा पोजीशन पे है, तो क्या कहता है, अगर पहला और चौथा का सम दूसरा और तीसरा के बराबर आ जाता है, समझ रहे हो ना, तो वो दो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, आर का एलिमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो, वो दो ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट हो जाएगा। मतलब पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा। अब जैसे देखो, मान लिया हमने ले लिया 1 2 और 2 3 ऐसा ले लिया, ठीक है, तो ये आर का एलिमेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये आर का एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ले लिया 1 2 और 2 5, तो फिर लग रहा है ये दोनों का सम और ये दोनों का सम बराबर हो रहा है, बताओ, नहीं हो रहा। नो सर। अच्छा, फिर हम लोग बराबर बराबर एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे तो नहीं हो रहा, ठीक है, हम अलग अलग एलिमेंट ले लेते हैं। चलो 1 2 और 3 4, क्या तुमको लगता है ये आर से रिलेटेड है, हाँ है, क्योंकि 1 प्लस 4 और 3 प्लस 2 है। लेकिन अगर कोई ले ले 1 3 और 5 और 6, तो क्या रिलेटेड है बताओ, नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगर यहाँ 7 आ जाता तो रिलेट हो जाता, समझ में आ रहा। तो यही स्टेटमेंट कहता दो ऑर्डर्ड पेयर आर का एलिमेंट कब होगा, जब पहला पोजीशन वाला और चौथा पोजीशन वाला इक्वल टू दूसरा पोजीशन वाला प्लस तीसरा पोजीशन। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, सुनो, पहला प्रूफ करना होगा, तीन वो है ना इसमें प्रूफ करने के लिए, देखो जरा क्वेश्चन में देखो 3 प्रूफ है ना, एक ए बी रिलेटेड टू ए बी होगा, ठीक है, पहला प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ऐसा कहेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ऐसा बोला है ना सवाल में, बोलो ए बी रिलेटेड टू ए बी, तो ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे पहला पोजीशन का ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है, चौथा का ये है, सेम ऑर्डर पे लिया गया। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या प्रूफ करना होगा, ए प्लस बी, पहला प्लस चौथा बराबर बी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर नहीं होता है क्या, होता है ना। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर हो रहा है, तो यानी कि इंप्लाइज टू ए बी रिलेटेड टू क्या हो गया, ए बी। और ऐसा कुछ एक खास ए बी के लिए होगा या सारा ए बी के लिए होगा, सारा ए बी के लिए होगा। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस, हो गया, पहला प्रूफ हो गया, खत्म, बातें तो बनाना है खाली। दूसरा में एक कंडीशन दिया रहा होगा, क्या दिया रहा होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तब प्रूफ करना होगा उल्टा, सी डी रिलेटेड टू ए बी, ए ना है बताओ। तो दूसरा में क्या प्रूफ करना है बताओ, दूसरा में प्रूफ दैट इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी इंप्लाइज टू, प्रूफ क्या करना है, सी डी रिलेटेड टू ए बी, उल्टा आएगा इसका, समझ रहे हो। तो सोचो ये रिलेटेड टू ये कब होगा, जब इसका पहला और चौथा का सम और दूसरा और तीसरा का सम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बोलो होगा।
ये क्या लिखा? हाँ ए बी, ऐसा है ना, तब ऐसा कर सकते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास क्या है बताओ? ये तो आइटम गिवन है ना, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब क्या है? पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा दिया हुआ है ना। अब ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पे क्या होगा? इसको हम लोग सी प्लस बी लिख सकते हैं ना, इधर लिख देते हैं, और इसको डी प्लस ए लिख सकते हैं। बोलो 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 बोलो, डी प्लस ए प्लस डी तो बराबर ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ? पहला और ए प्लस डी ही रखो, इसको ए प्लस डी ही रखना है तब ना आएगा। यहाँ पे ए प्लस डी ही रखो। अब देखो, पहला चौथा एक ऑर्डर पेयर बना दिया, और दूसरा तीसरा एक ऑर्डर पेयर बना दिया ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बोलो? इंप्लाइज टू सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। हो गया, ठीक है। अब तीसरा सवाल में दो कंडीशन दिया रहा होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी और फिर सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो प्रूफ करना होगा ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है ना। खाली बात बनाना है, कुछ नहीं है, बकवास है। तीसरा में क्या है प्रूफ करना? प्रूफ दैट, थर्ड में प्रूफ दैट, थर्ड में देखो क्या है? इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, इंप्लाइज टू, प्रूफ क्या करना होगा बताओ? ए बी रिलेटेड टू ई एफ। अच्छा बताओ, इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा? हमको प्रूफ करना होगा ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी। अगर ऐसा लिख देते हैं, ऐसा शो कर देते हैं, तो ये रिलेटेड इससे हो जाएगा बताओ? क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में रिलेट हो रहा है? जब पहला कंपोनेंट प्लस चौथा कंपोनेंट, पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा। अगर ये शो होता है तब ये रिलेट हो जाएगा। बट ये शो करने के लिए आपके पास कंडीशन दिया हुआ है। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है ए बी रिलेटेड टू सी डी इंप्लाइज टू, क्या हो गया? ए प्लस डी बराबर क्या है? बी प्लस सी। ये पहला कंडीशन है बताओ। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है? सी डी रिलेटेड टू क्या है बताओ? ई एफ। यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है? सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई है क्या बताओ? अब तुमको लगता है एक और दो के हेल्प से एलएचएस में ये फोटो, आरएचएस में ये फोटो आ जाए? सबको जोड़ दो, एक और दो को जोड़ दो, एक प्लस दो जोड़ दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर क्या आ जाएगा? बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। कट जाएगा कुछ, कौन कौन कटेगा? सी कट जाएगा और कौन कट जाएगा? डी कट गया। तो आ क्या गया? ए प्लस एफ बराबर क्या बन गया? बी प्लस ई। लाना तो ही था। तो इंप्लाइज टू क्या हो गया? ए बी रिलेटेड टू ई एफ। हो गया, बोलो बात लिखना नहीं हो गया? अच्छा यहाँ पे ए बी किससे बिलोंग करेगा? एन क्रॉस एन से। सी डी किससे बिलोंग करेगा? अरे नेचुरल नहीं, एन क्रॉस एन से। और ई एफ भी किससे बिलोंग करेगा बताओ? एन क्रॉस एन से। बस हो गया खत्म। ये तो कुछ नहीं है, बात बनाना। ये तो फ्री में नंबर मिलता है इसमें। लेकिन ये भी बातों नहीं बना पाता बच्चा, मैक्सिमम बच्चा नहीं बना पाता, दो चार को बनाता है। तो बात बात बना दोगे, बात बनाने आता है तो हो जाएगा। बेसिकली रिलेशन में अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता। इस तरह से सवाल स्कूल में पूछा जाता है, प्रूविंग वाला, ठीक है। लेकिन जनरली पूछा जाता है, अगर रिलेशन से सवाल पूछा जाता है बस वही डोमेन, या और क्या पूछा जाता है? रेंज पूछा जाता है, बस और कुछ नहीं पूछा जाता। एमसीक्यू में कोई डाउट है तो बोलो। एमसीक्यू में कौन सा डाउट बता रहा था बोलो? एक दो से ज्यादा डाउट नहीं होगा हमको लगता है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है क्या कोई डाउट? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में VSA में है? एमसीक्यू में बोलो कौन सा है? 7 नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए फंस गया तुम। और कोई? 5। ठीक है, ये तो तुम बने हुए किया इस तरह का 5 वाला। 5 एमसीक्यू क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर का MCQ इस तरह का तो बने हुए क्या तुम? डोमेन लिखना बना लो तुम लोग।
तो बनेगी क्या तुम लोग? इनइक्वलिटी है तो क्या हो गया? चलो देखो 5 बनाओ इसको। ये कह रहा है इफ आर बराबर एक्स कॉमा वाई, इफ आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट, आर का एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। एक्स और वाई इंटीजर्स लेना, और कंडीशन ऑफ रिलेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू, ठीक है ना? फाइंड डोमेन ऑफ आर, फाइंड डोमेन ऑफ आर कर लो। एक्स वाई इंटीजर्स लेना है, ये तो कंफर्म है, करो सोचो। एक्स वाई तो इंटीजर्स ही लेना है। राकेश आज तो ऐसा लगा तुम सुखा आज तो साला रक्षाबंधन है, लेकिन साथ करिएगा सर, भूख तक नहीं आया है सर, तक नहीं है, बच्चा आराम कर रहा है, दुनिया कायम है। कम से कम 10 साल लग रहा है साला विश्वकर्मा पूजा के दिन मिठाई नहीं बेचा होगा जितना सब बेचा। तो गए ना तो भाग नहीं, क्यों क्यों नहीं बना? देखिए इस तरह का सवाल तो बताया था। आप सबसे पहले देखिए एक्स का नेचर पहचानिए, वाई का नेचर पहचानिए। एक्स इंटीजर है, वाई इंटीजर है ना? आपको आर का एलिमेंट लिखना है, एक्स कॉमा वाई लगाना है, और आपको कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू क्या जाए 4 है। बट एक्स और वाई गारंटेड इंटीजर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 है ना? तो आप ऐसे भी सोचिए, एक्स का वैल्यू जो है 3 तो नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, इंटीजर सन, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, जब यही 9 आ जाएगा, ठीक है, तो एक तो 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि एक्स जो है 2 या 2 से कम होगा? 2 या 2 से कम, तो एक को बेस मान लो एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 और -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसी के बीच होगा। तो एक्स हम -2 लेते हैं, एक्स -2 लेते हैं, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स -2 लेते हैं, क्योंकि एक्स इंटीजर ही लेना, समझ में आ रहा ना? एक्स इंटीजर ही लेना, तो एक्स अगर -2 लेते हैं समझो, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स देख लो यहाँ पे, एक्स -2 लेते हैं ना, एक्स -2, तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स -2, और इंटीजर से ना एक्स और वाई दोनों -2 से 2 के बीच ही लेना है, तो एक्स अगर -2 लेते हैं तो वाई क्या हो सकता है? 0 ही ले सकते हैं, क्योंकि वाई का वैल्यू 0 के अलावा कुछ और लेंगे तो वो 4 या 4 से क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा, 4 से ज्यादा कर देगा, तो एक्स -2 तो वाई 0 आ जाएगा, समझ रहे हो ना? अच्छा फिर एक्स -1 लिया, तो एक्स -1 लिया तो वाई स्क्वायर
कितना लेना होगा, -1 का स्क्वायर तो 1, तो ये √3 का स्क्वायर लेंगे तभी तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर। तो अरे बाबा तो फंस क्या रहा है, -1 डालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, ये इसका वैल्यू, अगर x का वैल्यू -1 डालते हैं तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, लेस इक्वल टू 3, तो y स्क्वायर इक्वल टू लेस इक्वल टू 3, तो 3 से छोटा में इंटीजर तो मिल ही सकता है, y स्क्वायर अगर हम 2 ले लें तो y इंटीजर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर तो इंटीजर ही होगा ना, y तो इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर तो इंटीजर आएगा। तो कोई तुम ले लो y स्क्वायर अगर 3 है तो 3 लेने के हिसाब से तो y का वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक, मतलब y स्क्वायर 1 इसमें आएगा कि नहीं आएगा बताओ, y स्क्वायर 1 आएगा कि नहीं इसमें, तो 1 आएगा, तो y स्क्वायर 1 आने का मतलब y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो काम हो जाएगा क्या, हाँ नहीं बिलोंग कर रहा है बताओ, अच्छा छोड़ो, y स्क्वायर लेस इक्वल टू 3 आ रहा है, तो y बिलोंग करेगा -√3 से √3 के बीच, बताओ अब ये समझ में आ रहा है, बोलो छोड़ो उतना गड्ढे में नहीं जाओ, x -1 डालने से ऐसा आएगा बताओ, अब -√3 से √3 के बीच में इंटीजर आता है कि नहीं आता, -√3 से √3 के बीच में इंटीजर्स आता है या नहीं आता, कौन सा इंटीजर आता है, -1 आएगा और 0 आएगा, तो x अगर -1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, चलो अभी पूरा हम तुमको बता रहे हैं, देखो छोड़ो, ये हम पूरा r ही लिख देते हैं तुम्हारे लिए खास, हटाओ ये कहाँ चला गया यार, हाँ सब मिट गया, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ ही रहा है, सवाल समझ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस इक्वल टू कितना, लेस इक्वल टू 4, चलो ठीक है ना, x तुमको तो फिक्स है इंटीजर है -2 से, एक तो बेस मानना पड़ेगा, x को हम बेस मान लिए तो -2 से बड़ा होगा और 2 से कम होगा, ये तो पक्का है, तो x अगर हम -2 ले लेते हैं तो x -2 अगर ले लेते हैं तो सुनो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर लेस इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर लेस इक्वल टू 0, तो y तो एक ही कंडीशन देगा, y लेस इक्वल टू 0 आएगा, तो यहां से तो एक ही वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा, अच्छा y लेस देन 0 तो अच्छा y स्क्वायर लेस इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर लेस इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो y स्क्वायर बराबर 0 ही पॉसिबल है, क्योंकि y स्क्वायर लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो y स्क्वायर क्या है 0, तो y तो 0 ही बनेगा यहाँ से, क्लियर है ना, ये तो लिखा ही था हमने, अब x तुम -1 ले लो, तो -1 लोगे तो y स्क्वायर लेस इक्वल टू कितना आएगा 3, अच्छा y स्क्वायर लेस इक्वल टू 3, तो तुमको एक प्रॉपर्टी कभी बताए हैं क्या, सुनो, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू अगर ए स्क्वायर है ना, सुनना, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल टू ए, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लेस इक्वल टू ए, दोनों साइड से स्क्वायर हटाओगे तो क्या करना, वेरिएबल जहां वहां पे मॉड लगा देना, ठीक है, और इससे एक्स लिखा जाता है -a से a के बीच, एक्स से एक्स लिखा जाता है क्या, -a से a के बीच, ठीक है, तो बस लगाओ, अच्छा अगर हमने x -1 लिया तो y स्क्वायर लेस इक्वल टू 3 इंप्लाइज टू कितना आएगा बताओ, y का मॉड लेस देन इक्वल टू √3 आ जाएगा, बोलो है ना, तो a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, √3, तो यहाँ से y बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक बताओ, -√3 से √3, अब इसके बीच में y क्या चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, तो y का वैल्यू √3 का वैल्यू 1.732, तो -1.732 से 1.732, तो इसमें कौन कौन इंटीजर आएगा, एक तो -1 आएगा, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, तो x अगर -1 रखते हैं, समझ रहे हो, तो y का वैल्यू -1 भी आ रहा है, x -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 भी आ रहा है, समझ में आ रहा है, और x अगर -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 भी आ रहा है, क्लियर है, हम पूरा r लिख रहे हैं, ठीक है ना, अब देखो
x का वैल्यू हमने 0 ले लिया, x का वैल्यू 0 ले लिया, तो x से 0 ले लिया तो y स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 इंप्लाइज टू y लेस इक्वल टू कितना का मॉड y लेस इक्वल टू 2। तो y बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -2 से 2। अब -2 से 2 के बीच में इंटीजर्स देखना, तो एक तो -2 आ ही रहा है, -2 से 2, एक तो -2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, और उसके बीच में इंटीजर क्या आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो सेट बनते जाएगा इस तरह से, 0 के साथ -2 आ रहा, 0 के साथ -1 आ रहा है। आर लिखना डिफिकल्ट है इसमें, ऐसे डोमेन तो दिख ही रहा है क्या, 0 के साथ 1 भी 0 भी आ रहा और 0 के साथ 1 भी आ रहा और 0 के साथ 2 भी आ रहा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, बोलो। x का वैल्यू 1 तो वही चीज आ जाएगा, तो इससे तो वही फिर आ जाएगा, बताओ। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1। समझ रहा है, आर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ रहे हो। अब क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2, तो अगर हम x2 लेते हैं तो y स्क्वायर लेस इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहां से तो लेस देन 0 हो नहीं सकता, तो 1 बन जाएगा 2,0। ये कंप्लीट आर बन गया, बताओ ये कंप्लीट आर बना या नहीं बना, समझ में आ रहा। ये वाली प्रॉपर्टी खाली याद कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू अगर ए स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर हटाने के बाद हम दोनों साइड क्या करते हैं, मॉड चढ़ा देते हैं। तो मॉड एक्स वेरिएबल पे मॉड चढ़ा देना, और यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स मॉड एक्स लेस इक्वल टू ए लिखते हैं, तो एक्स कहां से कहां तक लेते हैं, -a से। अब यहाँ से बनाते चले गए, हम आर भी लिख लिए, बट डोमेन क्या दिख रहा है तुमको, डोमेन क्या दिख रहा है बताओ, -2 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, इतने दिख रहा है, बोलो। ठीक है, रेंज में यही सारा दिख रहा है। आर आर एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और यही तुम देखो, ये तो 4 है ना, अगर 10 9 आ जाता तो बहुत बड़ा हो जाता, नहीं हो जाता। हाँ, तो -3 से 3 में तो एक साथ आता, और उसके लिए फिर बाई तो सेलेक्ट करने पड़ता हमको बार बार, -3 से फिर -1 से -2 से फिर -1 से फिर 0 से, तो -1 और 2 और -3 पे जितना होगा वही 1 2 3 पे भी होगा, एक 0 पे। क्लियर है, बोलो, समझ में आया ये। और कौन सा है बेटा, 7 नंबर। ये समझ में आया है बेटा, बोलो आप लोग को बेटा। अरे कुछ बोलो, ऑनलाइन वाले लोग, हेलो, सो गया का रे सब। यस सर। सो गया, अरे समझा ही होला। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक, तो बोलो हाँ सर समझ गया, बोला था बीच बीच में सो जाता है। अगला सवाल है, लिखो, फंक्शन स्टार्ट करेंगे, डिफिनीशन बता देंगे। देखो कह रहा है 7 नंबर सवाल, एमसीक्यू का ही है, और कोई डाउट नहीं, बस इतना ही था। लिखो ए रिलेशन फाई, रिलेशन का नाम क्या दिया, फाई। ए रिलेशन फाई फ्रॉम सी टू आर, सी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सी मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल जानते हो क्या होता है, सुन लो थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर का शकल होता है a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। आयोटा के बारे में पहले बताए थे हम स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा, जिसमें a किस नेचर का नंबर होता है, रियल, और b भी किस नेचर का नंबर होता है, रियल। जैसे 2 - 3 आयोटा, तो a है 2 और b है -3, ये कॉम्प्लेक्स का शकल है, समझ रहे हो ना। तो एक चीज और समझ लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड वैल्यू जो होता है ना, a प्लस आयोटा बी, ये है ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स, इसमें मॉड चढ़ा देते हैं ना, तो इसका वैल्यू होता है √a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। ये लिख लो फार्मूला, a प्लस आयोटा b का जो मॉड होता है वो क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे 2 + 3 आयोटा का मॉड कितना हो जाएगा बताओ हमको, 2 + 3 आयोटा का मॉड कितना हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा 2 - 3 आयोटा का मॉड कितना हो जाएगा बताओ,
2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बस ये चीज जान जाओगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर, ए रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर। ये लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ तो लिखो ए रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर। हटाओ, पूरा ही हटा देता हूं। ए रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर, रिलेशन बनाना है सी टू आर, सी टू आर। सी मतलब कॉम्प्लेक्स, आर मतलब रियल। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कंपोनेंट रियल। ठीक है। एंड डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स 5y, मतलब ये रिलेशन है एक्स रिलेटेड टू वाई। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्स रिलेटेड टू वाई। जो रिलेशन का नाम है वो 5 दिया है ना। अब ये कहता क्या, ये कंडीशन क्या लगाया? मॉड एक्स बराबर वाई। समझ रहे हो ना? मॉड एक्स बराबर वाई। सुनना, अब इसमें कहता है ना कि विच इज द करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है, कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला है 2 + 3 आयोटा रिलेटेड टू 13, पहला। दूसरा ऑप्शन है 3 रिलेटेड टू -3। समझ रहे हो ना? और फिर तीसरा ऑप्शन है 1 + आयोटा रिलेटेड टू 2। और चौथा ऑप्शन है आयोटा रिलेटेड टू 1। कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट क्या कहता है? यहां पे स्टेटमेंट कहता है x, y 5 का एलिमेंट होगा, बट ऐसा कब? जब x का मॉड बराबर क्या होगा? y। अच्छा, x क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो कह रहा है पहला कंपोनेंट का मॉड अगर दूसरे कंपोनेंट के रियल के बराबर आता है, दूसरा कंपोनेंट रियल है, अगर पहला कंपोनेंट का मॉड, समझ रहे हो ना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसका मॉड वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर यूज हुआ है x + a है ना, a + आयोटा b, a + आयोटा b, कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ 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 हटाओ, ये देखो ये क्या कर रहा है समझो। पहला कंपोनेंट का मॉड वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? दूसरे कंपोनेंट के बराबर। अगर ऐसा है तब वो x, y किससे बिलोंग कर जाएगा? 5 से बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट कौन है? 2 + 3 आयोटा। अगर इसका मॉड वैल्यू 13 के बराबर है तो ये सही है। तो 2 + 3 आयोटा का मॉड वैल्यू कितना आएगा? अभी बताओ, अभी बताया। 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, √13। ये √13 है, ये 13 है, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर ये √13 होता तो सही हो जाता। अरे हो जाता ना सही। अच्छा, फिर दूसरा 3, ये 3 है, तो 3 का मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का मॉड वैल्यू 3, यहाँ कर रहा है -3, तो ये भी गलत है। हाँ कॉम्प्लेक्स तो है, प्योरली रियल ही तो कॉम्प्लेक्स ही होता है। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स कहने से प्रकट हुआ है। हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बट हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नहीं बोलते। ये तो स्टार्टिंग फेज में बताया था। अच्छा, 1 + आयोटा, 1 + आयोटा में देखो ए का काम कौन कर रहा है? 1, और बी का काम कौन कर रहा है? 1 है ना। तो 1 + आयोटा का मॉड क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, √2 आ जाएगा। और ये भाई साहब कर रहे हैं 2, तो ये भी गलत है। समझ रहे हो ना? अब बच गया आयोटा। आयोटा, आयोटा मतलब 1 × आयोटा, और यहाँ 0 है, ऐसा लिख सकते हैं आयोटा को। देखो आयोटा क्या लिख सकते हैं? 0 + 1 गुना आयोटा लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो इसका मॉड वैल्यू कितना हो जाएगा? √0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 का रूट आ जाएगा 1। तो ये सही है कि नहीं है? बताओ कौन सा? ये वाला तो सही है। तो समझ रहा? क्लियर हुआ?
और कोई डाउट है तो बोलो। और कुछ है पूछना तो पूछ लो। 15 मिनट बचा, फंक्शन स्टार्ट करें क्या? 15 मिनट में फंक्शन का डिफिनेशन बताते बताते हमारा 1 घंटा लगेगा। तेरा तुम पूरा दिमाग में घुसा देंगे फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। 5 गो डिफिनेशन बताएंगे। तो क्या किया जाए? 15 मिनट बचा है, रेस्ट किया जाए क्या? सर स्टार्ट कर दीजिए सर फंक्शन। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहाँ पढ़ना है? ये सब 12th में पढ़ना है। दिखाओ दिखाओ क्या क्या बोल रहा था तुम लोग? बेटा बोलो तो क्या बोल रहा था? सर फंक्शन स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट में कहाँ पड़ेगा फंक्शन? 10 मिनट बचा है। नेक्स्ट क्लास में करिएगा सर। हाँ रुको ना, सर क्वेश्चन आज बता। रेस्ट दे दीजिए। अरे क्वेश्चन लिखो ना, रेस्ट दे दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ है रे? तुम्हारा किताब में होगा। लो लो तुम्हारा किताब में होगा। अभी रुको बता रहे हैं, पढ़ो अभी, रेस्ट दीजिए। हाँ देखो भाई, देखो ये गड़बड़ हो गया। ये देखो रिलेशन जो है ना, एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन, एक होता है ट्रांजिटिव। तो ये तुम्हारा गलती से इस तरह सिमेट्रिक भी दे दिया है बिकॉज ऑब्जेक्टिव। सुन लो थोड़ा, सुन लो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है सुनना, थोड़ा सा हम समझा देते हैं तुमको। सुन लो थोड़ा सा, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन 12th क्लास का पार्ट है। ये एमसीक्यू में नया वाला किताब में डाल दिया है, बट हम बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लो, 2 मिनट समझ जाएगा। ये 12th में यही से स्टार्ट है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक एम्प्टी रिलेशन होता है, एक एम्प्टी रिलेशन को हम लोग वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा, मतलब ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट लिख दोगे, मतलब आर अगर ए क्रॉस बी के बराबर तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। फिर एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है ना कि अच्छा इस तरह का, ये जब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात होती है ना, तो वहां पे 2 अलग अलग सेट नहीं आता है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में ए टू बी बनाना, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में बात नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव अगर बनाना, टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 ही तरह का बेसिकली देखते हैं, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव, या फिर आइडेंटिटी भी देखते हैं। तो अगर आइडेंटिटी भी रिलेशन भी बनाना तो ए टू बी नहीं बनेगा, वो बनेगा ए टू ए। सिमेट्रिक भी बनेगा तो वो बनेगा ए टू ए। ट्रांजिटिव भी बनेगा तो वो बनेगा ए टू ए। सेम सेट के लिए बनता है। जब तुम 12th में बात करोगे ना, तो वहां पे जैसे अभी हमारा हर एक सवाल में क्या है, एक सेट ए टू बी बोल रहा है, वहां बनाएगा ए टू ए। तो जब ए टू बी बनाते हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट, और जब ए टू ए बनाएंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट। तो 12th वाली जो सिलेबस है आपका, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, उसमें हर एक सवाल में क्या होगा ना, ए टू ए बनाएगा, मतलब सेम सेट के लिए रिलेशन बनाते हैं। जब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात होती है तो वहां पे क्या होता है, सेम सेट यूज होता है। तो एक रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है ना कि अगर एक रिलेशन बनाया आपने सेट ए के लिए, दैट मींस आर सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का। तो अगर ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने से रिलेट है ना, मतलब ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने से रिलेट हो रहा है, मतलब आपके पास ए का एलिमेंट है अगर 1 2 3, ऐसा सोचिए, ए का रिलेशन है, एलिमेंट है 1 2 3। अब आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई से डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, सेम एलिमेंट सेम से रिलेट होगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाते समय ना दोनों कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये होगा 1 रिलेटेड होगा 1 से, 2 रिलेटेड होगा 2 से, और 3 रिलेटेड होगा 3 से। इसके अलावा और कोई फोटो नहीं दिखे, तो ये रिलेशन होता है आइडेंटिटी। ठीक है। एक रिफ्लेक्सिव भी होता है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में भी क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने से रिलेट होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी का भी डिफिनीशन वही और रिफ्लेक्सिव का भी डिफिनीशन वही, बट दोनों में थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा अंतर होता है, आइडेंटिटी में ओनली वर्ड यूज होता है। मतलब आइडेंटिटी में क्या होता है, हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने से रिलेट होगा, सिर्फ ओनली, मतलब यही 3 फोटो आएगा, इसके अलावा और कोई फोटो नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई फोटो आ गया तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं। समझ में आ रहा बात? ठीक है, मतलब आइडेंटिटी नहीं। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, तो पूरा आइडेंटिटी तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, मतलब हर एक एलिमेंट हर एक से, इसमें भी हर एक एलिमेंट हर एक से रिलेटेड होता है। तो यहां पे आइडेंटिटी तो तुमको बनाना ही होगा। ये बन गया, इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं।
ठीक है, के भाभी बोली है चीरा जा जाना। अरे यार तो ठीक है, भाभी को भी जाना होगा अंदाज, फोन करेगी, पूछ लो फोन करके भाभी को, हैं? अबे साला सुनते क्यों नहीं थे आपको, इरिटेट कर रहे हो। रानू क्लास डांस क्लास आई है, पता है कब? तो भाभी को फोन कर लो कि क्या आपको भी जाना है। पापा छाता रखे हैं कि नहीं रखे हैं? पानी ज्यादा पड़ रहा है अब, वहां पड़ रहा है ना, तो पापा को ठीक है लेके जाना लाना, लेकिन रानू का भी डांस क्लास है। भाभी से पूछो कहाँ पे, मालूम है? जहाँ पे टेरेनो का काम करवाता था, याद है? टेरेनो का यहाँ पे था ना, हाँ टेरेनो का था ना, वे टेरेनो गड़िया ले जाता था वाला तुम। अरे रिलायंस के आगे, रिलायंस मार्ट के आगे। हाँ तो उसी के बगल में एक प्रभात खबर है का ऑफिस, उसके ऊपर एक वो डांस क्लास चलता है, ताल बीट क्या है कुछ डांस क्लास। तो भाभी से पूछना, 6:30 बजे उसका छुट्टी होगा रानू का, तब तो टाइम हो रहा है, तो तुम जाओगे फिर आओगे तो साथ ही लेते चल जाना, भाभी को छोड़ देना, पापा को ले आना। हाँ यहाँ है, बात करो, नमूना है एंटीक पीस। सुनना, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या होता है, पहले वो आइडेंटिटी होना चाहिए। अब इसके साथ कुछ और भी फोटो आ जाएगा तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा लेकिन रिफ्लेक्सिव रहेगा, मतलब 1 2 आ गया, ठीक है, और 2 3 आ गया, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये है फोटो तो इसको भी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो ना? अब बताओ, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है और सबसे छोटा रिलेशन लिखना है तो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा कि नहीं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव लिखने में क्या है ना, आपको सेम एलिमेंट सब लिखना है, हर एक एलिमेंट। अब जैसे 1 2 3 4 है तो आपको पहले रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आइडेंटिटी बनाना होगा, 1 1 भी लिखना होगा, 2 2 भी लिखना होगा, 3 3 भी लिखना होगा, 4 4 भी लिखना होगा। उसके बाद कुछ और भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो और आइडेंटिटी में अगर मान लेते इसमें से ये वाली फोटो हट गया तो फिर आइडेंटिटी नहीं होगा, एक भी कोई फोटो हट जाए तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव बनाते समय आइडेंटिटी आपको ये नहीं हो बनाना, मतलब ए कॉमा ए हर एक एलिमेंट दिखना चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट दिखना चाहिए, ए शकल का ए कॉमा ए शकल का दिखना चाहिए, और फॉर ऑल ए। समझ रहे हो ना? और ओनली यहां लग गया तो हो गया आइडेंटिटी, और ओनली हट गया तो रिफ्लेक्सिव। तो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बट हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं। अगर तुमको मान लिया ए बराबर है 1 2 3 4 5, अब तुम्हारे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, लेकिन 5 5 नहीं दिख रहा है, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो आइडेंटिटी। समझ रहे हो ना? आइडेंटिटी बनाने के लिए 5 5 डालना होगा। अब इतना में तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, तो सबसे छोटा कौन होगा? आइडेंटिटी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो क्या है? आइडेंटिटी। एक सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में क्या कहता है ना, सिमेट्रिक में कहता है अगर ए बी पहले से है, अगर ए बी है तब बी ए होना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ए कॉमा बी वाली फोटो है तब बी कॉमा ए वाली भी फोटो आना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक हो जाता। जैसे अगर आपका 1 2 फोटो दिख रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी होना जरूरी है। समझ रहे हो ना? अब जैसे देखो, मान लिया हमने लिखा ए बराबर 1 2 3, सुनना, और आर बराबर लिख दिया 1 1 1 2 और 1 3, ऐसा लिख दिया, तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। रिफ्लेक्सिव भी नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था बताओ? 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 दिख रहा है तो क्या 2 1 है क्या? नहीं। 1 3 दिख रहा है तो क्या 3 1 है क्या? नहीं। अगर 1 2 दिख रहा है तो 2 1 होना चाहिए था, और 1 3 दिख रहा है तो फिर 3 1 होना चाहिए। अब ये सिमेट्रिक हो जाए। अब 1 1 का उल्टा तो 1 1 है ना, देखो 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1, उल्टा होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो ये है 1 1 है तो इसका उल्टा तो 1 1 ही होगा, ये तो है ही ऑलरेडी। 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होगा, तो होना चाहिए। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए। अगर मान लेते इसमें 2 3 है तो अभी भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन अगर इसमें 3 2 डाल दे कोई
सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। अब 3 2 कोई डाल दे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। नहीं कोई जरूरी नहीं सारा होना चाहिए। हाँ नहीं अरे 1 2 है तो 2 1, और अगर 1 3 दिख रहा है तो फिर 3 होना 1 होना जरूरी है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा। अब जैसे मान लिया हमने लिखा r बराबर 1 1 2 3 है ना। अब 1 1 है 2 3 है तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 होना चाहिए। 3 2 है तो है, नहीं तो नहीं। और एगो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी है एंड ठीक है ना, ए बी है एंड बी सी है तो फिर ए सी होना जरूरी। ए रिलेटेड बी से और बी रिलेटेड सी से, तब फिर ए रिलेटेड सी से। कहने का मतलब देखो 1 2 और 2 3 है तो फिर ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 होना जरूरी है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। अगर ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी है और बी सी है, तो तुम सवाल बना रहा था 3 सवाल बनाता था, अभी तो जितना तुम सवाल बनाया डिफिनीशन वाला, उसमें एक सवाल में ए कॉमा ए सकल रहता था, तो ए कॉमा ए और फॉर ऑल ए लिखता था, तो वो किसका डिफिनीशन था, रिफ्लेक्सिव का ही तो था। दूसरा टाइप का जो सवाल रहता था, इफ ए बी रहता था देन बी ए रहता था, अरे जो प्रूफ करता था तो वो सिमेट्रिक वाला था। और तीसरा में क्या रहता था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब प्रूफ करना रहता था ए सी, तो वो ट्रांजिटिव वाला था। समझ रहा। अगर ए बी और बी सी दोनों है तो फिर ए सी होना जरूरी है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी है और बी ए है तो फिर सिमेट्रिक है। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सारा होना चाहिए। और आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में अंत नहीं है कि आइडेंटिटी में सिर्फ सेम फोटो दिखेगा, और ट्रांजिटिव में सेम फोटो के अलावा भी कुछ दिख सकता है, नहीं भी दिखेगा चलेगा। हाँ रिफ्लेक्सिव हाँ रिफ्लेक्सिव, समझ रहा है। तो यही होता है, एक रिफ्लेक्सिव, एक आइडेंटिटी, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव, एक एंटी सिमेट्रिक होता है, और एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है इंटीग्रल। ये सारा पार्ट 12th में, तो तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, इसमें डाल दिया। समझा, अरे समझा बेटा। यस सर। यस चलो। सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब परसों फंक्शन स्टार्ट करें। ओके सर। आर्टिकुलर इस सप्ताह हम 2 दिन रात को क्लास लेंगे, ठीक है। और अथी स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं, सेट थ्योरी। एक्चुअली अभी सारा बच्चा लोग आया नहीं, अभी दूसरा बैच भी स्टार्ट हुआ है, अभी सब आया नहीं, उसी चलते नहीं स्टार्ट करें। एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बहुत फिर रफ्तार पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। अब अलजेब्रा मतलब अभी देखो, अभी हम तुमको ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे ना, अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। अभी मान लेते कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दी, अब कॉम्प्लेक्स का एबीसीडी पढ़ ही नहीं पाए। जब तक इधर नहीं पढ़ोगे ना वहां नहीं समझ में आएगा, पहले इधर पढ़ना हो। तो अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ पढ़ाए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी जितना था पढ़ना, आईटी लेवल का हम लोग सब पढ़ लिए, वो मल्टीपल सब मल्टीपल। अब आपको जनरल सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पढ़ना था, तो जनरल सॉल्यूशन अभी आप बेसिक ही नहीं जानते, तो वो कैसे पढ़िएगा। तो एक चैप्टर हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक, जो कि स्कूल सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो इधर हम रात को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रात को ही लगा देंगे, 2-3 दिन लगा देंगे, ठीक है। तुम हम समझ रहे हैं तुम लोग परेशान हो रहा है, वो दिन हो गया है, ठीक है, तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। संडे नहीं, अभी संडे नहीं, संडे अभी देखो, अभी इस महीना भर जो होना होगा एडमिशन होगा, ठीक है। अभी एडमिशन हो रहा है, सेकंड बैच में भी हो गया, 40 बच्चा करीब हो गया, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी समय बहुत खराब ना हो गया बेटा, इस समय तक हम लोग का 300-400 बच्चा हो जाता था। हाँ बेटा क्या बात करते हो, इस समय तो 11th में 400 बच्चा एडमिशन होता था, और 12th में 350 बच्चा, 800 बच्चा रहता था। दिक्कत हो गया ना बहुत, अभी आने दो, थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन हम स्टार्ट कर देंगे इस सप्ताह, 2 दिन पढ़ा देंगे, रात को पढ़ा देंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है। हम बता देंगे, नोटिस भेज देंगे। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, बाय सर।